दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक सामान्य इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया और अमेठी जो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी, वहां पर उनके बहुत ही जो नजदीकी हैं किशोरी लाल शर्मा जो और उनको अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया और किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी के सामने अमेठी से उम्मीदवार हो गए। हालांकि तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाएं लगातार काफी दिन से चल रही थी कि अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार का कौन सा सदस्य किस सीट से लड़ेगा और प्रियंका गांधी को लेकर भी तमाम तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन जैसे कयास लगाए जा रहे थे, जैसे कुछ इनपुट आ रहे थे कि प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जो जिस तरह का राजनीतिक माहौल है देश के अंदर, उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर दो कॉन्स्टिट्यूंसी में ही उलझ के रह जाते, तो उनके जो प्रचार अभियान है कांग्रेस पार्टी का, वह कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता। और उसी के दृष्टिगत ये विचार गांधी परिवार और कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा किया गया कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे और अमेठी जो उनका जो प्रचार का जो जिम्मा उन्होंने बड़े प्रभावशाली तरीके से कांग्रेस पार्टी का संभाल रखा है, उसको बदस्तूर जारी रखेंगे। और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश की राजनीति के दृष्टिकोण से भी। और जिस तरह से स्मृति ईरानी या प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वक्तव्य सामने आया, उसने भी कहीं ना कहीं यह जरूर दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी की जो राजनीतिक जो विरासत है अमेठी रायबरेली में, वह कितनी महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टिकोण से। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आप सबसे करा देता हूँ। हमारे साथ राकेश अचल जी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का पत्रकार तकनीक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो जी, राकेश जी, आज उस चर्चा का पटाक्षेप हो गया, उस रहस्य का पटाक्षेप हो गया जो लगातार अमेठी रायबरेली पर चर्चाओं के केंद्र में था। और राहुल गांधी ने रायबरेली से जो उम्मीदवारी आज उन्होंने घोषित एक विधिवत हो गई है और नामांकन दाखिल कर दिया है। ये क्या निश्चित रूप से लग रहे थे कि जो सोनिया गांधी की राजनीतिक विरासत है रायबरेली से, उसको प्रियंका गांधी संभालेंगे या राहुल गांधी संभालेंगे। ये सब स्पष्ट हो गया जब राहुल गांधी ने वहां से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। उसी प्रकार अमेठी को लेकर भी जो बातें थी, उसमें के एल शर्मा जो बहुत ही विश्वास पात्र अनेक वर्षों के सहयोगी गांधी परिवार के रहे हैं, उनको बड़ा अवसर अमेठी से इस बार गांधी परिवार या कांग्रेस नेतृत्व ने दिया है। तो उसके राजनीतिक मायने आप किस तरह से देख पा रहे हैं, किस तरह से राजनीतिक निहितार्थ आप समझ पा रहे हैं इस चीज के, राकेश जी? धन्यवाद प्रशांत जी। आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूं मैं। और देखिए, ये राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर के सबसे ज्यादा तनाव में तो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी था। कांग्रेस का तनाव उतना नहीं था। कांग्रेस तो अमेठी से हार चुकी थी और रायबरेली से तय था कि श्रीमती सोनिया गांधी को चुनाव लड़ना नहीं है, वो राज्यसभा चली गई थी। और जिस पुरुष प्रधान समाज में हम रहते हैं, वहाँ ये तय है कि राजनीतिक विरासत का जब भी हस्तांतरण होता है, तो घर के पुरुष को ही उसमें प्राथमिकता दी जाती है। और यही हुआ। रायबरेली में राहुल गांधी को श्रीमती सोनिया गांधी की सीट पर लाकर खड़ा किया गया। तो जाहिर है कि ये जो राजनीतिक विरासत का हस्तांतरण है, एक स्वाभाविक तरीके से हुआ। इसमें किसी को चौंकने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लगातार परेशानियों से उलझ रही है, उसके लिए ये एक जरूर शिगुफा हो गया कि भाई राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए। तो अमेठी छोड़ के भागना और कुछ लोगों के गले उतरेगा नहीं, क्योंकि अमेठी में कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है, वो कोई न तो बाहरी आदमी है और न कोई नौसिखिया आदमी है। उसका पूरा जीवन कांग्रेस के साथ और गांधी नेहरू परिवार के साथ बीता है। बच्चा बच्चा उसको अमेठी में जानता है। मेरे ख्याल से अमेठी की जो माननीय सांसद हैं श्रीमती स्मृति ईरानी, उनसे ज्यादा लोग के एल शर्मा को जानते होंगे। तो ये बिल्कुल। राजनीतिक दृष्टि से तो मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने सोच के रखा था कि अगर राहुल यहाँ आ जाए और वो इस घेराबंदी में चक्रव्यूह में फंस जाए, तो उत्तर प्रदेश जीतना उनके लिए आसान हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय उनका लक्ष्य तो 80 में से 80 सीटें जीतने का है। जैसे मध्य प्रदेश में 29 में से 28 पिछली बार जीती, या राजस्थान को साफ किया, या गुजरात में से समूची सीटें जीती। लेकिन अब राहुल गांधी के रायबरेली में आ जाने से इस लक्ष्य पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि राहुल का आना, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोबारा से सक्रिय होना, ये कांग्रेस के लिए तो एक नई उम्मीद पैदा हुई है और इंडिया गठबंधन के लिए भी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा निराशा इसलिए हो रही है कि रायबरेली से लगा जो
पूर्वी उत्तर प्रदेश का और हिस्सा है जिसमें 1 दर्जन सीटें और लगी हुई है सीमा से, वो भी राहुल की उपस्थिति से प्रभावित हो सकती हैं। उनके परिणाम भी जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सोच रखा है शायद वैसे ना आए, इसलिए ये घबराहट बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के और बहुत रणनीति के साथ ये फैसला किया है और मुझे कांग्रेस के लोग इससे खुश होंगे, निश्चित तौर पर खुश होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए तो ये फैसला कांग्रेस ने किया नहीं है, उन्होंने अपनी रणनीति के हिसाब से किया है और मुझे लगता है बेहतर फैसला है। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अपनी रणनीति के हिसाब से उन्होंने जो सोच समझ के फैसला किया, बेहतर फैसला है। और जिस तरह से हमने देखा गया, जो जन सैलाब सड़कों पे दिखाई दिया रायबरेली की, राहुल गांधी और पूरे परिवार के या कांग्रेस नेतृत्व के स्वागत के लिए, और जिस तरह जोश, एक जज़्बा कांग्रेस कार्यकर्ता को ना दिखाई दे रहा था, वह ये बताने के लिए काफ़ी था कि इस निर्णय से वह कितने खुश हैं, कितना समर्थन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस फैसले से है। तो जिस तरह से वहाँ पे लोगों का जो अपार जनसमूह सड़कों पे दिखाई दिया और लगातार जो बातें की जाती रहती हैं, गांधी परिवार का धार कम हो रहा है इन क्षेत्रों में, गांधी परिवार का प्रभाव कम हो रहा है इन क्षेत्रों में। लेकिन जो अपार जनसमूह सड़कों पर दिखाई दिया और जैसी प्रतिक्रिया वहाँ के लोगों के सामने आई, विभिन्न मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के मंचों के माध्यम से, कैमरों के माध्यम से, तो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार का वहाँ पे लोगों के मन में अटूट एक जुड़ाव है, बड़ा गहरा जुड़ाव है लोगों का। तो इसके क्या राजनीतिक संदेश हैं? देखिए प्रशांत जी, रायबरेली हो, अमेठी हो या इस तरह की और जो सीटें हैं लोकसभा की जहाँ के एक परंपरानुसार एक ही परिवार के लोग जीतते आते हैं, जैसे गुना है, ग्वालियर है मध्य प्रदेश में, देश के दूसरे हिस्सों में भी है जहाँ से लोग 8-8 चुनाव जीत चुके हैं। तो वहाँ उस सीटों का जो चरित्र है वो राजनीतिक नहीं होता, वैचारिक हो जाता है। रायबरेली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अमेठी उसका दूसरा उदाहरण है। रायबरेली सीट जब से बनी है तब से लेकर के अपवादों को छोड़ करके, जैसे 1977 में राजनारायण जी वहां से जीते, उसके बाद 98-99 में भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती, उसको को अगर आप अपवाद स्वरूप हटा दें क्योंकि वो कुछ दूसरी परिस्थितियों में चुनाव हुए थे, तो लगातार 1967 से लेकर 2019 तक उस सीट पर भारतीय कांग्रेस का कब्जा रहा है। कब्जा नहीं रहा है बल्कि एक स्वाभाविक जीत वहां से होती रही है। कांग्रेस के परिवार के जो शीर्ष नेता है वहां से चुनाव लड़ते रहे, फिरोज गांधी से शुरू करें और अब सोनिया गांधी पे खत्म कर दें, तो लगातार उस परिवार से एक आत्मीय रिश्ता मतदाता का हो गया है। वो चुनाव क्षेत्र में जाए, चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए कुछ करे या ना करे, ये चीज गौड़ हो जाती है। यही स्थिति अमेठी में रही। लेकिन अमेठी में 2019 में राहुल गांधी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पराजित किया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की मेहनत थी। एक एक जिस तरह से अभिमन्यु को घेरने के लिए चक्रव्यूह रचाया जाता है, ऐसा चक्रव्यूह उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को घेर के मारा गया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया उतने बड़े स्टार प्रचारक थे, उनको निपटाया गया। ये राजस्थान में हो नहीं पाया, वहाँ सचिन पायलट उनके उसमें चक्रव्यूह में से निकल गए। और तो ये स्थितियों में ये रहा कि वो चुनाव तो जीत गई स्मृति ईरानी जी, लेकिन उन्होंने वहाँ घर भी खरीद दिया, वो वहाँ की स्थानीय रहवासी भी बन गई। लेकिन जो सम्मान नेहरू गांधी परिवार के प्रति अमेठी की जनता में आज भी है, वो सम्मान स्मृति जी को हासिल करने में मुझे लगता है कि अभी कम से कम 20 साल लगेंगे। और 20 साल वो मौका कांग्रेस के और अमेठी के लोग उनको देंगे या नहीं देंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि के एल शर्मा भी कोई ऐसे सूखे पत्ते नहीं कि उनको हवा में फूंक के उड़ा दिया जाए। तो ये निश्चित तौर पर स्मृति जी 55,000 वोटों से पिछला चुनाव जीती थी और इस अंतर को पाटना के एल शर्मा के लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। जब बगल से रायबरेली से चूंकि अब राहुल लड़ रहे हैं, तो उनका जो हवा आएगी, रायबरेली की जो हवा आएगी वो अमेठी की हवा को भी प्रभावित, राजनीतिक हवा को प्रभावित करेगी और इसी से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। वो जो सोच रही थी वो हुआ नहीं, राहुल उनके चक्रव्यूह में फंसे थे। और रायबरेली में भी हालांकि वो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि राहुल को वहां से हरा दिया जाएगा। अगर ये हो जाए तो 8वां आश्चर्य है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का जो देवा स्वप्न है 400 पार वाला, वो राहुल के उत्तर प्रदेश लौटने से अब शायद पूरा ना हो पाए। जी। तो जैसा आपने कहा कि राजनीतिक रूप से भी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही स्मृति ईरानी की अगर जी की बात कर रहे हैं, तो स्मृति ईरानी जिस तरह से लगातार गांधी परिवार पे व्यक्तिगत हमले करती रहती हैं
और लगातार बड़े कड़े शब्दों में या कटु शब्दों में वह प्रयोग करती हैं गांधी परिवार के खिलाफ। तो इसका पूरे 2 लोकसभा क्षेत्र में जो भी जनता वहाँ की जो आम आदमी है, वहाँ के जो लोग हैं, वह लगातार सीधे कहते हैं ना मन का जुड़ाव वाली बात जैसे आपने भी कहा, रायबरेली, अमेठी के लोग जुड़े हुए हैं गांधी परिवार से कहीं न कहीं। एक भावनात्मक संबंध उनका है। चाहे बीजेपी की विचारधारा के लोग भी हैं वहाँ पे बेसिकली, लेकिन जिस तरह से वो पारिवारिक जो उनके पूर्वज रहे हैं या बड़े रहे हैं, बुजुर्ग रहे हैं, वह कहीं न कहीं गांधी परिवार से कनेक्ट करते रहे हैं लोग। तो ऐसे में स्मृति ईरानी की जो भाषा शैली है, गांधी परिवार के प्रति इतनी कटु आलोचना वह करती रही है, इसका भी कुछ फ़र्क पड़ेगा वहाँ के लोगों पर? उसका भी कुछ असर दिखाई देता है? प्रशांत जी, भाषा का बहुत असर पड़ता है। भाषा, वेशभूषा, खान-पान ये सब चीज़ें राजनीति में महत्व रखती हैं। तो स्मृति ईरानी जी की जो भाषा है, और शायद अगर वो हारी तो उनकी पराजय का सबसे बड़ा कारण उनकी भाषा ही होगी, क्योंकि देखिए उनके पास कोई राजनीतिक विरासत तो है नहीं लंबी। वो अभी चुनाव में जुम्मा जुम्मा 2-3 चुनाव पहले आई हैं, मंत्री भी बन गई हैं, संसद में भी 2 बार पहुंची हैं। तो उनके पास वो राजनीतिक संस्कार नहीं है। वो फिल्म की दुनिया से आई हैं, और फिल्म में जैसे संवाद बोले जाते हैं, इसमें भाषा का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है, जैसा स्क्रिप्ट लिख के दे दी जाती है वैसे वो बोल देते हैं। यही अभी स्मृति जी के साथ हो रहा है। वो राजनीतिक संवाद करना सीखी नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल राजनेताओं से अलग है। तो किस्मत से जीती थी, और किस्मत जब तक उनके साथ है वो जीतती रहेंगी। अमेठी से लड़े या कहीं से भी लड़े। और भारतीय राजनीति को अगर आप खंगाल कर देखें तो जो राष्ट्रीय नेता होते हैं उनके लिए कोई सीट गढ़ नहीं होती। वो सीटें बदलते रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं, राजनीतिक रणनीति के तहत बदलते रहते हैं। उदाहरण मैं देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ, सबसे ज्यादा लोकप्रिय, मोदी जी से भी ज्यादा लोकप्रिय नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने जाने कितनी सीटें बदली चुनाव में, बलरामपुर गए, लखनऊ गए, बिरसा गए, ग्वालियर आए। लेकिन ग्वालियर से मान लीजिए चुनाव हार गए और उसके बाद ग्वालियर नहीं आए तो आप उनको भगोड़ा नहीं कह सकते। ऐसे ही अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उन्हें आप अगर भगोड़ा कह रहे हैं तो ये आपका बचपना है। राहुल गांधी बगल से चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ से उनके दादे परदादे, माँ, पिता सब चुनाव लड़ते रहे, तो इसमें नया क्या है। तो ऐसे में अब जनता समझने लगी है। जनता को प्रतिपक्ष की भाषा भी समझ में आती है, सत्ता पक्ष की भाषा भी समझ में आती है। नए समीकरण जो हुए हैं वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच के भी समझ में आते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि तस्वीर बहुरंगी हो गई है उत्तर प्रदेश के चुनाव की, राहुल के लौटने से। वायनाड से वो चुनाव जीतेंगे हारेंगे इसको लेकर के अभी बहस की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो बहस इस बात पर होनी है कि रायबरेली से उनके आने के बाद उत्तर प्रदेश के लोकसभा की 80 सीटों में से कितनी सीटें प्रभावित होंगी, और भारतीय जनता पार्टी अपनी मौजूदा जो उपलब्धि थी क्या उसको भी कायम रख पाएगी या उससे भी हाथ धो बैठेगी। जी। जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा कि जो संघर्ष है असली तो 80 सीटों का है कि खेल कौन किसके अपने पक्ष में कितनी सीट कर पाता है, या बीजेपी का जो दावा है कि 80 सीट करने का वह क्या कामयाब होगी, और या राहुल गांधी के मैदान में उतरने से उस पे कितना असर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की छवि नए सिरे से गढ़ सामने आई है, जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और हर कोई स्वीकार करता है, चाहे उनके विरोधी पक्ष के लोग हों, वह भी राहुल गांधी को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, उनकी हर बात का वह जवाब देते हैं। और तो ये तमाम तरह का जो परिवर्तन राजनीति में आ रहा है, इसके क्या मायने आप देख पा रहे हैं? जो राजनीति में जिस तरह से 400 पार का नारा दिया गया था शुरू में सत्ता पक्ष की तरफ से, अब वो यदा-कदा कहीं देखने को मिलता है, नहीं तो उसपे एक तरह से विराम लगता हुआ हमें दिखाई देता है। तो उसके राजनीतिक मायने क्या हैं? राजनीतिक इसके क्या मतलब आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, राजनीतिक मायने साफ साफ है। भारतीय जनता पार्टी जिस जिस पटरी पर राजनीति को ले जाना चाहती थी वो पटरी मुद्दों को लेकर के बनाई नहीं गई थी। उस पटरी पर केवल और केवल ध्रुवीकरण था, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण था, धर्म था, हिंदू मुसलमान था। और अब तो पाकिस्तान भी आ गया उसमें। पाकिस्तान पारंपरिक एक प्रतीक रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए 1980 से और पहले, और 1980 के बाद। 1980 के पहले जनसंघ भी पाकिस्तान का एक हाथ में बम लेके घूमता था जब भी इलेक्शन होता था, वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मुद्दों से हटी राजनीति को कांग्रेस और उसके सहयोगी दल खींच के फिर से पटरी पर लाए हैं। फिर से बात होने लगी है जातीय जनगणना की, फिर से बात होने लगी है संविधान की सुरक्षा की, फिर से बात होने लगी है रोजगार की, महिला सम्मान की। तो जिस जिस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी थी कि ये चुनाव केवल चेहरे के आधार पर वो जीत ले,
2024 का चुनाव माननीय मोदी के चेहरे पर, वो अब नहीं हो रहा है। मोदी ब्रांड अब मेरे ख्याल से फ्लॉप तो नहीं हुआ है, लेकिन पहले की तरह चल नहीं रहा है, जैसे 2014 में चला, 2019 में चला। तो अब संकट ये है कि ये चुनाव मुद्दों पे लड़के जीता जाए या चेहरे पर लड़के जीता जाए। तो मुद्दे आपके खिसक गए, आप केवल आपका अधिकांश वक्त दूसरे चरण के बाद सत्तारूढ़ दल का अधिकांश वक्त प्रतिपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने में खर्च हो रहा है। अब वो अपनी गारंटियों की बात नहीं कर पा रहे, वो G20 सम्मेलन में बड़ा भारी उपलब्धियां हुई, दुनिया में डंका बजा, उसकी बात नहीं कर पा रहे, वो नारी शक्ति बंधन कानून की बात नहीं कर पा रहे, वो बात क्या कर रहे हैं, हम आरक्षण नहीं हटाएंगे, हम संविधान का कोई हेर फेर नहीं करेंगे, बाबा साहब आ जाए तो भी नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के एक हताशा सत्तारूढ़ दल के मन में दिख रही है, और इस हताशा से अगर उत्तर प्रदेश के लोकसभा की 80 सीटों के चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 2 चरणों में हम आधी सीटों पे निकल चुके, चुनाव हो चुके 198 के आसपास। तो अब बची हुई सीटों पर जो सिराजा है उसको संभालना है, और वो बिखरता दिखाई दे रहा है, हर तरफ दिखाई दे रहा है, बिहार में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजपूत उसमें बीच में एक नई समस्या आ गई है, राजपूतों की नाराजगी, हालांकि उन्हें मनाने की कोशिश की है। और आप देखें सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है राहुल के मैदान में उतरने का, कि जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, अब वो उत्तर प्रदेश में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, पार्टी के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को बुला करके उन्हें धमका रहे हैं कि तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत गिरना नहीं चाहिए, अगर गिरा तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये जो भाषा है, ये राजनीति की भाषा नहीं है, और इसको सब जानते हैं, उसका मजा ले रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग भी मजा ले रहे हैं, और विपक्ष के लोग भी मजा ले रहे हैं, और जनता तो देख ही रही है सर। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक कहा कि आपने ये तुरंत चुनौती कहीं न कहीं उसका चुनौती का एहसास हो रहा है सत्ता पक्षों की, उनके लिए चुनौती बड़ी होती जा रही है। अच्छा, आपने एक बात कही बड़ी मुद्दों की जो बात कही है कि मुद्दे लगातार हावी हो रहे हैं और जिस तरह से परसेप्शन अगर हम पिछले कुछ 10 वर्षों की खास तौर से बात करें तो लगातार बीजेपी एक नैरेटिव सेट करती है राजनीति में। वह जिस तरह से चीज़ों को रणनीतिक अपनी मुद्दों को या अपनी जो नीतियाँ उनको उसको जिस तरह से नैरेटिव बना देती है उसका उसी परसेप्शन के आधार पर राजनीति देश में पिछले 10 साल के हमने देखी। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव है इसमें ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की जो रणनीति है वह ज़्यादा नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है। जिस तरह से जातीय जनगणना की आपने बात कही, संविधान की बात कही, तमाम तरह के रोजगार की, महँगाई की, तमाम तरह की जो बातें विपक्षी दल लगातार कर वो कहीं न कहीं नैरेटिव कहीं न सेट होता दिखाई देता है राजनीतिक माहौल के अंदर। तो क्या विपक्ष ने जिस तरह से नैरेटिव गढ़ दिया इस चुनाव के अंदर, वह क्या इंगित करता है और सत्ता पक्ष की बेचैनी क्या यही है कि विपक्ष के नैरेटिव पे उन्हें खेलना पड़ रहा है इस बार? निश्चित तौर पर विपक्ष द्वारा जो रणनीति अपनाई गई, इसकी कल्पना शायद सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी के बड़े रणनीतिकारों को नहीं रही होगी, कि ये जो गठबंधन बना है, इंडिया INDIA गठबंधन, ये इस तरह की शक्ल अख्तियार कर देगा कि उनके बिछाए हुए रेड कारपेट को पलट देगा। अभी तो रेड कारपेट पलट नहीं है ना, क्यों देखिए उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी चुनाव लड़ा था, और वो अपनी उपलब्धियों पर चुनाव लड़े थे। उन्होंने हिंदू मुसलमान की इतनी बात नहीं कही थी जितनी तारत से आज की जा रही है। उन्होंने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था कि हमने 6 साल में देश की सूरत बदली है। ये नारा अगर भारतीय जनता पार्टी भी देती, इस तरीके का नारा अपनी उपलब्धियों को लेकर के अगर जनता के बीच आती, तो मुझे लगता है कि उसे इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन उसने उपलब्धियों को एक तरफ रख दिया, और माननीय मोदी जी के चेहरे को लेकर के पार्टी को भी एक कोने पर रख दिया। माननीय मोदी का चेहरा, उनकी गारंटियां, ये सब प्राथमिकता के साथ जनता के बीच आई। तो जनता के मन में ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं घर किया है कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में जिस ढंग से काम किया है, वो बड़ा विस्मयकारी, बड़ा रहस्यमय रहा है। चाहे वो नोटबंदी का मामला रहा हो, चाहे धारा 370 हटा के फिर उस जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़ों करने का मामला रहा हो, चाहे वहां पर दोबारा से विधानसभा चुनाव न कराने का मामला, पूरा 5 साल हो गया, वहां लोकतंत्र की पुनर्स्थापना नहीं हो पाई। तो और या राम मंदिर के मामले में सरकार ने जिस ढंग से इस विवाद को निपटने के बाद राम मंदिर के बनाने में दिलचस्पी ली, उतनी दिलचस्पी मस्जिद बनाने में तो नहीं ली। जबकि सरकार तो सबकी सरकार है, प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री, केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है वो।
चुनाव 2019 का हिंदू और मुसलमान प्रधानमंत्री को लेकर नहीं हुआ था, मुद्दों को लेकर हुआ था। तो अगर सरकार दरिया दिली दिखाती है और जिस ढंग से उसने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमिका अदा की है, भूमि पूजन से लेकर के प्राण प्रतिष्ठा तक, ऐसी ही अगर मस्जिद के निर्माण में भी की होती, तो मुझे लगता है कि ये कड़वाहट जो आज आप देख रहे हैं समाज में, वो देखने को नहीं मिलती। और इतने कसबट्टे भारतीय जनता पार्टी को लगाने भी नहीं पड़ते। वो तो कहते हैं हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन दुनिया देख रही है। केवल भारत नहीं देख रहा है, अब दुनिया के मंचों पर भी मानवाधिकार, अभी जिनेवा में सम्मेलन चल रहा है, वहां भी ये बात हो रही है कि भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में वहां के प्रधानमंत्री का वक्तव्य बहुत घोर निराशाजनक है। तो अगर आपकी छवि ये बन जाए, तो दिया तले अंधेरा हो ही जाता है। और आप जहाँ कल्पना कर रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे, वो उतना आसान नहीं रह जाता जितना आपने समझ लिया था। भले ही ईवीएम की मशीनें आपके साथ हों, भले ही सरकारी मशीनरी आपके साथ हो, लेकिन अगर जनता आपके साथ नहीं है, तो शायद कुछ भी हासिल नहीं। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा एक बात निकल के आती है कि जो 10 साल की उपलब्धियाँ सरकार बताती है कि हमने ये इतने बड़े जो विकास कार्य हमने 10 साल में किए हैं, ये विश्व में हमारा डंका बज रहा देश का। तो उन मुद्दों पे वे चुनावी मंचों पर क्यों उन चीज़ों को साझा नहीं करते हैं जनता से, आम आदमी के साथ कि हमारी ये उपलब्धियाँ थी 10 साल की। हमने देश को इतना आगे बढ़ा दिया, हमने इतने विकास कार्य कर दिया, ये दुनिया में हमारे नाम का इतना डंका बज रहा देश का। उन चीज़ों को वे विस्तार से उन चुनावी मंचों पर प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के बड़े नेता हैं, वह उन मंचों पर क्यों लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, उन चीज़ों को साझा नहीं करते हैं, जिन बातों को वह लगातार 10 साल में उपलब्धियाँ बताते रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, यही तो हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि उसने भारतीय राजनीति को एक तो अदावत की राजनीति बना दिया है। राजनीतिक दलों के, राजनीतिक नेताओं के, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के संबंध अब सौहार्दपूर्ण नहीं है। सब एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, नंबर एक। नंबर दो, उसने मुद्दों की राजनीति करना ही छोड़ दिया। उसका एक बात मुद्दा है, सत्ता में रहना है, और सत्ता में रहने के लिए हमें ध्रुवीकरण करना है, धर्म का इस्तेमाल करना है। वो कर रही है, वो उसके संकल्प में था, तो उसको हम लांछित नहीं कर सकते कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। हमारे आपके लिए, दूसरे जनता के लिए गलत हो सकता है, लेकिन उनके लिए गलत नहीं है। लेकिन इस कोशिश से भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय राजनीति में और भारतीय समाज में जो सद्भाव था, सदियों पुराना सद्भाव था, मुगलों के समय भी जो नहीं टूटा, जो अंग्रेजों के समय भी बरकरार रहा, और जो आज़ादी के बाद कांग्रेस की लंबे शासनकाल में, जिसमें कि आपातकाल के 2.5 साल भी शामिल हैं, उनको भी अगर हम शामिल कर लें, तो भी ये सांप्रदायिक सद्भाव नहीं टूटा था, जो अब खतरे में है। अब आप किसी भी घर में जाएंगे तो वहां भी घर के अगर 5 सदस्य हैं तो आपस में बटे हुए हैं। कोई मोदी को लेकर अंधभक्त है, या कोई मोदी को लेकर विरोध में है। राष्ट्र की बात कोई नहीं कर रहा है। तो राजनीति को आपने जब इतना खतरनाक मोड़ दे दिया है, तो उसके दुष्परिणाम भी आपको ही भुगतने पड़ेंगे। कांग्रेस से भुगत चुकी है। कांग्रेस से जो गलतियां हुई थी, तो 2014 में उसके हाथ से सत्ता चली गई, लेकिन कांग्रेस निर्मूल नहीं हुई। विधानसभा के चुनाव में जहाँ कहीं हारी कहीं जीती, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो गया। क्योंकि भारतीय जनता ये पार्टी चाहती थी कि देश में इस तरह की राजनीति की जाए कि कोई दूसरा दल सामने खड़ा ही ना हो, प्रतिपक्ष हो ही नहीं। प्रतिपक्ष हो भी तो सरकारी प्रतिपक्ष हो, सरकार के लोग ही खड़े होकर विरोध करें, जिससे जनता का संतोष दबा रहे। और ये कोशिश अभी भी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि रेल को पटरी पर तो दोबारा आना पड़ता है। हमेशा डिरेल होके कोई रेल चल नहीं सकती। और भारत की ये खूबी है कि इसने लगातार सत्ता परिवर्तन किया है। 1977 से तो हम देख ही रहे हैं। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा कि और अच्छा एक बात और आती है कि निकल के जो लगातार मैनिफेस्टो को लेकर तमाम तरह की बातें जो बीजेपी के द्वारा की जा रही है कांग्रेस के, उतना प्रचार शायद कांग्रेस खुद नहीं कर पाई अपने मैनिफेस्टो को जितना प्रधानमंत्री जी के द्वारा या बीजेपी के नेताओं के द्वारा उस मैनिफेस्टो को लेकर टीका-टिप्पणी के द्वारा कर दिया गया है। और साथ ही अगर मुख्यधारा के हम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को भी देखें, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाया जाता है जो, और उसको हम देख रहे हैं जिस तरह से लगातार वह चर्चाएँ एक तो केंद्र में राहुल गांधी बने हुए थे उनके अमेठी रायबरेली को लेकर। तो कांग्रेस का काम क्या इन दोनों एपिसोड ने आसान कर दिया है जितना प्रचार इस दोनों माध्यमों से दोनों कारणों से मिल गया है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, गोदी मीडिया है जो हमारे बीच की एक शाखा है, जो बदल के गोदी में बैठ गई है मोदी जी की में, तो उसकी भूमिका में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राहुल गांधी की रायबरेली से नामजदगी के बाद भी
गोदी मीडिया लगातार उन्हें भगोड़ा बता रही है, अमेठी का भगोड़ा बता रही है। वो अमेठी से क्यों नहीं लड़ा? अरे भाई अमेठी से क्यों लड़े? उनकी राजनीतिक विरासत उनकी माँ ने रायबरेली में छोड़ी है। वो वहां से चुनाव न लड़ने का फैसला करके गई हैं और वो हर हिंदुस्तान का समाजी पुरुष प्रधान है, वो अपने उत्तराधिकारी को रायबरेली से लड़ाना चाहती हैं। अब उसको लेकर के आप अगर किसी को भगोड़ा करते हैं तो ये आपके मन की घृणा है और सब इसको समझ रहे हैं, हकीकत को समझ रहे हैं कि ये जो अरण्य रोदन है ये ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी रायबरेली से लड़े, अमेठी से लड़े, ग्वालियर से लड़े, मेरठ से लड़े, इससे आपको क्या लेना देना? आप उनको घेरिए ना। तो आप घेर नहीं पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि अरे भाई ये लड़का तो इधर वायनाड चला गया, वहां से जीत के संसद में आ गया, हमने तो इसकी संसद सदस्यता भी छीन ली थी और इस छोटे से मुद्दे पर छीन ली थी कि उसने एक जाति विशेष का जिक्र क्यों कर दिया। लेकिन लोकतंत्र में देखिए इतनी ताकत अभी भी बाकी है कि आप एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। ये हो रहा है, लगातार हो रहा है। दो दो सीटों से चुनाव लड़ने वाले कोई राहुल गांधी पहले नेता नहीं है। खुद मोदी जी 2 सीटों से पहला चुनाव लड़े थे। एक गुजरात से लड़े थे, एक उत्तर प्रदेश से लड़े थे। तो उत्तर प्रदेश में उनके आने की जो वजह थी, वही वजह राहुल गांधी के रायबरेली जाने की भी है। रायबरेली में खड़े होकर के वो कांग्रेस को एक तो पुनर्जीवन देना चाहते हैं, वो शायद प्रतिपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं और हो सकता है कि वो भारतीय राजनीति की को एक नई दिशा देने के लिए भी इस भूमिका में आए हों। खतरा वहां भी कम नहीं, मैं तो नहीं मानता कि वो रायबरेली में 100% सही बात सुरक्षित है। जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे क्योंकि वहाँ की जनता अभी तक उस परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है और उसमें कितनी भी गिरावट आ जाए तो भी राहुल गांधी जीतेंगे। फिर भी चुनाव चुनाव होता है। इंदिरा गांधी वहां से हारी हैं तो राहुल गांधी तो कोई अमृति लेके आए नहीं, जीत का वरदान लेके आए नहीं है। जो कुछ होगा मजेदार होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बिलबिलाहट है, जो खिसियाहट है, वो देख के बड़ा मजा आ रहा है। और ये मजा आप देखेंगे कि जब तक मतदान नहीं हो जाता तब तक कायम रहेगा और लोग इसका आनंद लेंगे। जी। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि आनंद लोग लेंगे और राजनीति जिस तरह से हो रही है उसमें निश्चित रूप से नए-नए अभी पड़ाव और देखने को मिलेंगे किस तरह से राजनीति की दिशा और दशा बदलती है। तो कार्यक्रम के अंत में आते हैं कि आप राजनीतिक विमर्श की जो स्थिति है वर्तमान की, उसको किस तरह से देख पा रहे हैं? राजनीतिक विमर्श का जो स्तर है, वह किस स्तर का आप समझ पा रहे हैं कि उसमें क्या और गिरावट आएगी या वह और ज़्यादा परिपक्व होकर हमारे सामने आएगा निकल के? प्रशांत जी, मुझे रामचरितमानस की एक चौपाई बार-बार याद आती है। जो हाल के दिनों में सत्तारूढ़ दल के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया है, आरक्षण को लेके, संविधान को लेके या जाति जनगणना को लेके, तो उसमें एक चौपाई है कि नवन नीच की अति दुखदाई, नवन नीच की अति दुखदाई जिम अंकुश धन उरग बिलाई। जैसे अंकुश होता है, धनुष होता है, सांप होता है, बिल्ली होती है, ये अगर झुक जाएं तो बहुत कष्ट देने वाले होते हैं क्योंकि झुकने के बाद ही ये प्रहार करते हैं। ये स्थिति इस समय सत्तारूढ़ दल की भी है। सत्तारूढ़ के दल के नेता बड़े बिनियावत हो गए हैं आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के। अरे नहीं नहीं, हम नहीं छुएंगे। मोहन भागवत को सफाई देनी पड़ रही है जबकि वो उनके वीडियो उपलब्ध है, उन्होंने आरक्षण का विरोध किया। अब वो कह रहे नहीं नहीं, आरक्षण को थोड़ी छेड़ेंगे। यही बात माननीय मोदी जी को कहनी पड़ रही है और उन्हें बार बार कहाँ जाना पड़ रहा है, पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्हें बार बार हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है। अरे भाई, मुसलमान इस देश का अभिन्न हिस्सा है। 20 करोड़ की आबादी ऐसी नहीं, बहुत बड़ी आबादी है। देश के निर्माण में उसकी अपनी भूमिका है। उसके समाज के कुछ लोगों की भूमिका को लेकर पूरे समाज पे आप उंगलियां उठा रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं और देश ये देख रहा है। तो आप देखेंगे ये राजनीति के विमर्श में दोबारा से वही मुद्दे, जनता के मुद्दे लौटेंगे, वही सांप्रदायिक सद्भाव भाईचारे की बात लौटेगी और जो वैविध्य है भारतीय समाज का, भारतीय राजनीति का, वो फिर से फलेगा फूलेगा और ये जितनी कोशिशें हैं ध्रुवीकरण की और दो फाड़ करने की, ये सब धराशायी होगी। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, जैसा आपने उम्मीद जताई, ऐसा ही हो कि परिपक्व हमारा राजनीतिक विमर्श हो और राजनीतिक जो हमारा माहौल है, वो अच्छा स्वस्थ होकर लोगों के सामने आए।
तो इन्हीं शब्दों से आज चर्चा को विराम भी देते हैं और जैसा आपने पूरे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का कांग्रेस पार्टी की रणनीति या बीजेपी सरकार की जो रणनीति है, उसको आपने तमाम तरह से उसका विश्लेषण किया है। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आई और मैं आपका भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना शेड्यूल में से समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत आभार। और हम आपसे भी आग्रह करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।